अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को यहाँ 5-6 ही प्रकार के पढ़ना है, और बीच बीच में जो आता रहेगा उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, इसको संयोजन या क्या कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तब बात आती है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोज का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। यानी इसी के नाम से पता चल रहा है कि जुड़ रहा होगा, इससे यही ना पता चल रहा है कि जुड़ रहा होगा। तो हम लोग लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक पदार्थ में तत्व और यौगिक दोनों हो सकते हैं, तत्व और यौगिक दोनों हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल्य गुण से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए C+O2 तत्व के साथ संयोजन, तत्व के साथ संयोजन। तो यहां पर कार्बन भी क्या है, तत्व है, और ऑक्सीजन भी क्या है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो तत्व आपस में मिल करके एक नए तत्व का निर्माण किए, एक नए तत्व का निर्माण किए। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, दो तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व का जब निर्माण कर, नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां पर संयोग हो रहा है कि नहीं, दोनों में ये दोनों जुड़ रहा है ना आपस में, और जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण कर दिया। तो इसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और लास्ट में हम ये भी बोले थे कि जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण ये मूल्य पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। क्या कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण एक ही होगा, तो बोलेंगे नहीं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण एक ही होता है, तो नहीं। तो यानी यहाँ पर जो उत्पाद हमारा प्राप्त हुआ है, ये उत्पाद का गुण अभिकारक में जितने भी पदार्थ हैं उनका गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उनके गुण से क्या था, बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं। अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होता है जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो बोलेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये समझ में आ गया बढ़िया से। अब आगे देखते हैं मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या है, जैसे कि Mg+O2। तो अब अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर एक है, तो दो से गुना करना दो हो ना गया, और जैसे ही यहाँ दो से गुना तो मैग्नीशियम भी करेगा, हमको भी दो गुना करो, तो इसको भी हम लोग दुगुना कर दिए। अब देखिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि दो तत्व आपस में मिल करके एक यौगिक बना रहा है ना, तो ये दोनों जुड़ रहा है आपस में ना, जुड़ करके एक ही पदार्थ का निर्माण किया, तो इसको भी बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे। तो कोई क्वेश्चन पूछा क्या होता है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो बोलेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए लोहा और गंधक के बीच संयोजन, लोहा और गंधक के बीच संयोजन। तो जैसे में लोहा को हम लोग Fe बोलते हैं और उसके बाद किसकी है गंधक, गंधक को हम लोग सल्फर बोलते हैं ना जी, सल्फर को ही गंधक कहते हैं ना। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, तो FeS क्या बनाएगा, सल्फर फेरस सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरस सल्फाइड बनाता है। इसको हम लोग आयरन सल्फाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन सल्फाइड भी बोलते हैं इसको। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दो तत्व आपस में मिलकर के एक नए यौगिक का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, जिसका गुण ये दोनों से इसका बिल्कुल भिन्न होगा, अलग हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख लिए तत्व के बीच में संयोजन, ये तत्वों के बीच का संयोजन था। अब एक तत्व और एक यौगिक का बीच का संयोजन हम लोग देखेंगे, एक तत्व और एक यौगिक का बीच का संयोजन। जैसे में कार्बन मोनोऑक्साइड और अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए, ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाए तो क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि एक यौगिक है, एक तत्व है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, दो तत्वों को मिलने से ना बना जी, तो जो दो तत्वों को मिलने से बना तो उसको यौगिक बोलते हैं ना। तो यहां पर ये एक यौगिक है कि क्या है, तत्व है। तो यौगिक और तत्व जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो एक ही पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर देखिए दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कोई दिक्कत है, यहां पर क्वेश्चन होगा कि क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल करके संयोग करके या अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, क्लियर है। उसके बाद और भी है, सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ क्या है, अभिक्रिया है, तो क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। देखिए जब दो रहे तो उसको हम लोग डाई बोलते हैं, तीन रहता तो ट्राई बोलते हैं ना। तो यहां पर डाई है, यहां पर ट्राई है। तो यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो बोलेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, क्लियर है ना। तो यहां पर एक यौगिक था और एक क्या था, तत्व था, और यहां पर दोनों ही क्या थे, तत्व थे। तो यहां पर, हाँ बोलिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में क्या हो रहा है कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो जा रहा है, एक नए पदार्थ का। तो दो पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अब है यौगिक के बीच में संयोजन, यौगिक के बीच में संयोजन। जैसे में कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर जल के साथ कराया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर जल के साथ कराया जाए तो क्या बनाएगा, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको हम लोग काली चूना भी कहते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जो जल से अभिक्रिया करके
बुझा हुआ चूना बनाता है। क्या बनाता है? जिसको भाखड़ा चूना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाखड़ा चूना। तो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि बिना बुझे हुए चूना को अगर पानी के साथ मिलाया जाए तो क्या बनाता है? तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। आप लोग यहां देख रहे होंगे कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, चूना को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो चूना पानी में मिलने के साथ साथ क्या तो खौलने लगता है, यानी ऊष्मा देने लगता है। क्या देने लगता है? ऊष्मा देने लगता है। हीट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? खौलने लगता है ना। तो ये देखिए, ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेंटिंग करने में। क्या करने में करते हैं? आया समझ में ना? तो ये हुआ भाखड़ा चूना का रासायनिक सूत्र। कोई पूछता क्या बोलेंगे? CaOH2 हॉल्टवाइज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बोल रहा है कोई बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलो या काली चूना का सूत्र बोलो तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो इस प्रकार से क्या देखें हम, यौगिक भी आपस में मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर रहा है ना। एक ही यौगिक न बना, तो यहां भी संयोग हो रहा है। यहां भी क्या हो रहा है? तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? दिक्कत है? एक बार फिर से सुन लीजिए संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण मूल्य पदार्थों से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होता है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग वियोजन अभिक्रिया देखेंगे। यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होता है जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे कि बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ मिल करके क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है, जिसको भाखड़ा चूना भी कहते हैं। और प्लस में क्या देता है? ऊष्मा देता है। क्या देता है? तो यहां पर एक बात हम बताए थे पिछला वीडियो में कि अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो तो इसको हम लोग बोले ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोले थे ना। अब अगर इसको ऊष्मा लगेगा अभिक्रिया करने में तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको पेंट दीवार पर कर देंगे। तो दीवार पर पेंट करने के बाद ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है? ये अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद बना लेता है CaCO3 प्लस H2O बनाता है। क्या बनाता है? जिससे क्या होता है कि दीवार की चमक जो होता है बढ़ जाता है। दीवार की चमक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं? अब यहां पर बोल देगा कि क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूना को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि बिना बुझे हुए चूना के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा या आपस में मिलेगा या संयोग करेगा तो यहां पर क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण करता है। तो यहां पर एक और प्रश्न आ सकता है कि क्या यह संयोजन अभिक्रिया है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक उत्पाद का निर्माण सिर्फ नहीं हो रहा है, यहां पर दो उत्पाद न बन गया। तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ये संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? केवल एक उत्पाद का निर्माण होना चाहिए। बाकी ऊपर वाला जितने भी है सब में एक ही उत्पाद न बना हुआ है। तो बाकी ऊपर वाला जितना भी है सब क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। चलिए अब दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे अब। तो वियोजन अभिक्रिया क्या था? वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। अपघटन होना मतलब टूटना, है ना। तो हम बोलेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी
यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, ध्यान से सुनिएगा, किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, जिसका गुण क्या होता है, मूल गुण से या मूल यौगिक जो होते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होता है। क्या होता है? तो अगर कोई पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं तो हम एग्जाम में पूछ दे तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है जिनका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में? यानी यह मुख्य रूप से एक यौगिक का बड़ा अणु टूटता है तो दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनता है। क्या बनता है? दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो जैसे में यहां पर है पहला उदाहरण कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वातावरण में मिल जाता है, तो इसलिए एरो का चिन्ह ऊपर के देते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर काली चूना का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? और प्लस में क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पत्ति कर रहा है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? हम ऊष्मा दे रहे हैं ना, इसमें क्या किए हैं? तो ये क्या है, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्माशोषी होगा। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा देता है, लेता नहीं है। समझ में आया ना? हम देख रहे थे कि आप लोग को याद है कि नहीं है? ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी हम बताए थे ना पहले, जिसमें ऊष्मा लेगा उसको शोषण कर रहा है, नहीं तो ऊष्माशोषी, और अगर वो दे रहा होगा तो ऊष्माक्षेपी। आया समझ में? उसके बाद है, तो यहां पर अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म किया जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म करते हैं, तो बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसी को देखो, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ? तो सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? या कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि काली चूना का उपयोग कहाँ करेंगे? तो सीमेंट बनाने में होता है। या ये भी हो सकता है सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूना का उपयोग किया जाता है? तो बिना बुझा हुआ चूना या काली चूना का, यही ना जी। अब हम लोग यहां देखेंगे, आगे है पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन यानी पोटेशियम क्लोरेट, ये ना क्लोरेट जी, इसको अपघटन कैसे होगा? तो यहां पर बोला जा रहा है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकालता है। यहां देखिए, जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ऑक्सीजन गैस क्या करता है? अब यहां ध्यान दीजिए, क्या ये, अगर आप चाहते हैं संतुलित करें तो संतुलित कर दीजिए। तो क्या ये संतुलन में है? तो नहीं, क्योंकि यहां पर एक पोटेशियम सिंगल है, क्लोरीन सिंगल ही चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ 3, यहाँ कितना है? तो इसमें 3 से, इसमें 2 से कर दें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होने गया, लेकिन यहां भी 2 से करना होगा। अब संतुलन होना गया जी। तो यहां पर क्या कर रहा है? एक यौगिक के बड़ा अणु टूट रहा है और टूट के 2 सरल यौगिक बना दे रहा है ना? 2 छोटे छोटे यौगिक का निर्माण हो जा रहा है।
तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, वियोजन या। अब देखिए आगे है फेरस सल्फेट का अपघटन, फेरस सल्फेट का अपघटन। तो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, FeSO4 इंटू 7H2O। अगर इसको अपघटन किया जाए तो क्या बनेगा, तो बनता है फेरस सल्फेट FeSO और H2O। तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 दे देंगे, हो गया ना। अब क्या, अब इसको भी अगर गर्म किया जाएगा, इसको भी गर्म करेंगे FeSO4 को, तो गर्म करने पर क्या बनेगा, जब इसको भी अगर हम गर्म करते हैं तो ये बनता है Fe2O3 और प्लस में SO2 प्लस SO3 बनाता है। तो यहां पर ये कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, देखिए सबसे पहले ये जो होता है हल्के हरे रंग का होता है, और जब इसको हम लोग तोड़ते हैं अपघटित कराते हैं तो अपघटित करने के फलस्वरूप क्या बनता है, फेरस सल्फेट और जल का निर्माण करता है, फेरस सल्फेट और इस फेरस सल्फेट का भी अपघटन कराते हैं तो क्या बनाता है, तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई बोलेंगे। ये दोनों गैस और ये सॉलिड होता है, ये दोनों क्या बनते हैं, गैस, और ये होता है सॉलिड, यानी क्या बोलते हैं, इसको एस लिखेंगे और ये दोनों की क्या लिखेंगे, जी लिखना होगा। तो इस प्रकार से इसको अपघटन के फलस्वरूप हमको क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिला। क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिलता है। तो ये क्या हो रहा है, यहां भी देखिए कि ये टूट करके 2 यौगिक का निर्माण किया, और यहां भी ये भी टूट करके 2 यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो एक यौगिक का बड़ा अणु टूट रहा है तो 2 या 2 से अधिक यौगिक का, यानी छोटा छोटा यौगिकों का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, चलिए क्लियर है ना। ये अभिक्रिया जितने भी हो रहे सब ऊष्मा के प्रभाव से हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे जितना भी रिएक्शन हम देखा है यहाँ पे सब ऊष्मा के प्रभाव के कारण हो रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कोई पूछ देगा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का 2 उदाहरण बोले तो ये दोनों को हम बोल सकते हैं, दिक्कत है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब यहां पर हम लोग पढ़ना है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया एक अपघटन अभिक्रिया का ही प्रकार है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप होता है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे और विद्युत अपघटित हो जाता है पदार्थ तो उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, तो जैसे में यहाँ NaCl है, अब NaCl पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। सोडियम अलग और क्लोरीन क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सोडियम जो होता है से कैथोड पर चला जाता है और क्लोरीन जो होता है से एनोड पर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ देखिए कि क्लोरीन, ये सोडियम क्लोराइड क्या है, एक यौगिक है, और इस यौगिक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का अपघटन हो रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है, तो विद्युत धारा के द्वारा हो रहा है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया या वैद्युत अपघटन भी बोलते हैं।
अब यहाँ पर संतुलित कीजिए, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 अणु के साथ यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना से गुना करना होगा? आज जब 2 से यहाँ गुना के 2 से यहाँ भी गुना तब ना संतुलन हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि सोडियम कहाँ जाता है, क्लोरीन कहाँ जाता है? तो सोडियम चला जाता है कैथोड पर और क्लोरीन चला जाता है एनोड पर। कैथोड छड़ और एनोड छड़ होते हैं ना, तो उस पर चला जाता है, कैथोड पर ये एनोड पर ये चला जाता है। तो यहाँ पर अपघटन जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित करने से हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन। कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब हम लोग को पढ़ना है एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग चौथा देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर उसका जगह स्वयं ले लेता है, तो इसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई पूछ देगा कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर उसको भगा देता है, तो उसी को बोलते हैं विस्थापित करता है, और विस्थापित करके उसका जगह स्वयं ले लेता है, तो उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, फेरिक और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन, फेरिक और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन। तो फेरिक कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कोई पूछ देगा कि फेरिक सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे नीला। कैसा होता है? नीला रंग होता है इसका। और जब इसको हम फेरिक के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? फेरिक है। फेरिक से ये कम क्रियाशील होने के वजह से फेरिक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्रियाशीलता को याद रखना होगा कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है और कौन सबसे कम होता है। तो क्रियाशीलता आपके बुक में दिया हुआ है, उसको याद कीजिएगा तब ये समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एकल विस्थापन अभिक्रिया में होता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित करके उसका जगह स्वयं ले लेता है, तो उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए फेरिक और कॉपर दो तत्व हैं, दोनों धातु है ना। तो दोनों धातु जो होते हैं ये सल्फेट के साथ अगर दोनों के एक साथ रखा जाए तो अधिक क्रियाशील होता है, जल्दी से रिएक्शन ये कर लेता है इससे, और ये बहुत धीरे धीरे करता है, इसलिए इसको कम क्रियाशील कहते हैं और इसको ज़्यादा क्रियाशील कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, फेरिक कॉपर को हटा देता है और कॉपर का हटा के इसका जगह स्वयं ले लेता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट से क्या बन गया? फेरिक सल्फेट बन गया अपना जी। और फेरिक सल्फेट और कॉपर क्या हो गया? अलग हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है जब फेरिक कॉपर सल्फेट में मिला दिया जाता है, फेरिक को कॉपर सल्फेट में मिला दिया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि फेरिक कॉपर सल्फेट से मिलकर के फेरिक सल्फेट तथा कॉपर का निर्माण करता है। तो यहाँ पर कॉपर क्यों हटा? क्योंकि कॉपर इससे कम क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो कोई भी तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है और विस्थापित करके इसकी जगह स्वयं ले सकता है। तो सभी यौगिकों के साथ क्रियाशीलता एक समान नहीं होता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिसके साथ कॉपर फेरस से ज़्यादा क्रियाशील हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर सल्फेट की बात कही जाए तो सल्फेट के लिए कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? फेरिक है। कौन है? इसीलिए कॉपर को ये छोड़ देता है।